अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आपका ईद का पहला दिन अच्छा गुजरा होगा। आप सब लोगों को ईद की खुशियाँ मुबारक। और ये भी उम्मीद है कि आप एहतियात के साथ ईद गुजार रहे होंगे, क्योंकि ये एक मुश्किल सूरत हाल है और इसमें हम सबको एहतियात से ही ज़िंदगी गुजारना होगी। और पहली नशिस्त में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा मौजूद थे। हमने उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में उनसे जाना। तो अभी हमारा ये जो दूसरा सेगमेंट है ये भी उन्हीं के साथ ही होगा। तो इस सेगमेंट में हम उनसे उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके बारे में कुछ जानेंगे कि वो उनका सफ़र कैसे गुजरा और किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ मराहल हैं वो गुजारे। सर वेलकम अगेन। आपका भी ईद का दिन पहला अच्छा गुजरा होगा। तो ये बताइएगा आपकी इब्तदाई तालीम समुंदरी में गुजरी, कैसा था वो दौर, क्या गुजरा? और मैंने जी काफ़ी स्कूलों में स्टार्ट आई, जो स्कूलिंग थी वो खानेवाल से हुई। पहली दो उधर खानेवाल बड़ा अच्छा एक उस वक़्त इंग्लिश मीडियम स्कूल था। और आई स्टिल रिमेंबर के स्कूल में हमें दोपहर को वो दूध का गिलास भी दिया करते थे। और उसके बाद फादर की ट्रांसफ़र इधर डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में हो गई। और उस इंग्लिश मीडियम टॉप क्लास स्कूल से फिर हम कादराबाद का लाइस्टॉक एक्सपेरिमेंट जो रिसर्च स्टेशन था उसके प्राइमरी स्कूल में आ गए, जहाँ वो टाटों वाला स्कूल था। और वो ऐसा स्कूल था कि जिसमें 5 क्लासें थी और एक टीचर था। लेकिन वो टीचर बहुत मेहनती थे और क्लासों का साइज़ भी छोटा था। एक एक क्लास को वो बारी बारी पढ़ाते होते थे। और उधर से वजीफ़े का हमने वो 5th क्लास का वजीफ़े का एग्ज़ाम होता था, वो दिया, वजीफ़ा लिया। उसके बाद अगेन फादर की ट्रांसफ़र हुई तो मेरे अंकल उधर समुंदरी में थे। 6th and 7th और 8th मैंने उधर से की। उधर भी 8th क्लास में वो एक वजीफ़े का एग्ज़ाम होता था, वो दिया, मिडल का उसको कहते थे, वो स्कॉलरशिप लिया। उसके बाद फादर की ट्रांसफ़र हो गई फाजलपुर डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल फाजलपुर से मैंने मैट्रिक किया। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज डेरा गाजी खां में एडमिशन लिया। और उधर अभी साल एक कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर फादर की ट्रांसफ़र इधर साहिवाल हो गई। देन आई मूव टू गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल, इधर से FSC की। और इधर से फिर मेरा एडमिशन इधर वेटरनरी कॉलेज लाहौर में हुआ। 1975 से 1980 तक मैंने वेटरनरी कॉलेज से ग्रेजुएशन की। और 7 इयर्स मैंने लाइस्टॉक डिपार्टमेंट में जॉब की। उसमें उकाड़ा में मेरी पोस्टिंग हुई, कुछ लाहौर में हुई, फिर लाइस्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में 2 साल काम किया। और साथ मैंने MPhil प्रोग्राम भी किया एनिमल न्यूट्रिशन में। और दैन 87 में मेरी सिलेक्शन एज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेस में हुई। और टिल रिटायरमेंट मैं इधर ही वाबस्ता रहा। उधर मुझे एजाज़ हुआ कि मैंने स्कॉलरशिप विन किया PhD का। और 89 से 92 तक, बल्कि 93 तक वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से PhD की एनिमल न्यूट्रिशन में। आके फिर मेरी सिलेक्शन हुई एज ए प्रोफेसर, पहले एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, एज ए चेयरपर्सन काम किया। फिर जब यूनिवर्सिटी अपग्रेड हुई तो आई वाज फर्स्ट रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी का PC1 भी खुद बनाया। और फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो 2 टेन्योर डीन के मैंने एनिमल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी के किए। एक नई फैकल्टी डेवलप की, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेस बिजनेस मैनेजमेंट, उसका डीन मैं रहा। और उधर सारा टीचिंग प्रोग्राम शुरू हुए। और उसके बाद फिर 2010 में आई वाज दिसंबर में मेरी सिलेक्शन हुई एज ए वाइस चांसलर। So I was lucky to have 2 tenures of vice chancellor over there. और मीनवाइल जो 8 साल उधर ये जॉब थी उसमें बड़ी एक्सपेंशन हुई यूनिवर्सिटी में। और एक नई यूनिवर्सिटी जो
चोलस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज एट बहावलपुर, उसका भी टास्क गवर्नमेंट ने मुझे दिया, और वो लैंड एक्विजिशन से लेके और उसकी फैकल्टी हायरिंग, क्लासेस स्टार्ट, टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू वाइस चांसलर, उधर मैंने उसको भी पैरेलल किया। तो साथ साथ एक नारोवाल में नया कैंपस बनाया, झांग में एक्सपेंशन की, पैरा वेटनरी स्कूल लिया में बनाया, और बहुत ज़्यादा आपने देखी होगी जो हमारा रावी कैंपस पत्तों की है उसमें। तो इट वाज अमेजिंग कि जी ये 8 इयर्स में कोई 12 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमने किए उस यूनिवर्सिटी में। मेरा ख्याल है कि ये किसी इंस्टीट्यूशन की लाइफ में इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आना और उसको सक्सेसफुली फिर करना, ये अल्लाह का ख़ास एहसान है। और टॉप ऑफ डैट जो उधर की वेटनरी यूनिवर्सिटी की टीम थी या टीम है, दे आर आउटस्टैंडिंग, उनकी सबकी वजह से ये सारा अचीवमेंट्स हुई। अच्छा सर, आपने एक थोड़ा टाइम स्पेंड गुजारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एक डिपार्टमेंट में, और फिर आपकी सारी ज़िंदगी एक ऑटोनमस बॉडी में गुजरी। तो ऑनेस्टली बताइएगा कि क्या फ़र्क है एक महकमा लाइफ स्टॉक की नौकरी में और एक यूनिवर्सिटी में की नौकरी में? इसमें काफ़ी फ़र्क है, लेकिन उस वक़्त इतना फ़र्क नहीं था। उस वक़्त जो डिपार्टमेंट की लीडरशिप थी ना, उस वक़्त जो सेक्रेटरी भी थे ना, ही वाज आल्सो वेटनेरियन। तो वो एक आपकी देवर योर बॉस एंड योर टीचर आल्सो, आपकी इस तरह ग्रूमिंग होती है। तो वो डिपार्टमेंट को समझते थे। अभी अनफॉर्चुनेटली जो डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी आते हैं, उनकी बैकग्राउंड नहीं होती, उन्हें टाइम लगता है सीखने में, फिर अगर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हो जाए तो वो लीडरशिप नहीं मिलती डिपार्टमेंट को, जो कि एक बंदा जो समझे 3-4 साल जॉब करे तो वो बात और होती है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है उसमें तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी में जो ग्रोथ है आपकी, वो आपके ऊपर मुनहसर है। आप इफ़ यू आर ए गुड टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट आपके साथ हैं, आप प्रोजेक्ट लेके आते हैं, स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, उसमें आप उनको एंगेज करते हैं। आप प्रोजेक्ट लेके आते हैं, इंडस्ट्री को एंगेज करते हैं, तो उधर आपको ग्रो करने में रुकावट नहीं है। यूनिवर्सिटी में आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितनी आप एक्सेल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इधर कुछ वो जॉब की होती है, कभी ट्रांसफ़र भी हो जाती है, कभी कमिटमेंट और होती है, बाज़ दफ़ा साइंस कम होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट है। अच्छा, ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो डिपार्टमेंट को। अच्छा, ये जो ब्यूरोक्रेसी का इशू है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये एक जो आपका करंट इंटरनेशनल सिस्टम है उसके अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस्टेब्लिशमेंट का। तो आप, और ये सिर्फ लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो ब्यूरोक्रेट्स, इनकी जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, और एक जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और क्या ये तरीका ठीक है, और क्या एक टेक्नोक्रेट जो है वो एक ब्यूरोक्रेट की पोजीशन को फिल कर सकता है? देखें, ये तरीका तो ठीक है, लेकिन इसमें इशू वही है कि अगर कोई बंदा किसी डिपार्टमेंट में आता है, वो बेशक हायर एजुकेशन है, लाइफ स्टॉक है, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, तो वो एटलीस्ट 3 ईयर तो उधर स्टे करे एटलीस्ट। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है वो प्रॉब्लम। तो वो जब एक देखें, बंदा जितना भी कॉम्पिटेंट हो, उसे लर्निंग के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम समझने में, उसका पोटेंशियल देखने में, सारा चीज़ें करने में। मैं अब अपनी ही बात करता हूँ कि युवास की जो सक्सेस की वजह थी, डेट वाज माई 8 ईयर टेन्योर। पहले 3-4 साल तो हमें वो ब्लो ग्राउंड से उसे ग्राउंड पे लाते और फिर आगे लेके जाते, और टाइम लगा। तो वो जो एक आपकी
टेन्योर है ना जी, वो उसकी इम्पोर्टेंस बड़ी है। आप ये हिस्ट्री देखें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, तो उसके पहले जो वाइस चांसलर थे Z.A. हाशमी, वेरी रिनाउंड वेटनेरियन थे वो, जिन्होंने वो यूनिवर्सिटी, उसके बाद इसरार, वो 12-12, 13-13 साल उधर रहे, तो फिर वो इंस्टीट्यूशंस बने। तो अगर वो आप उनको फ्रीक्वेंटली चेंज करते जाएंगे तो वो नया बंदा तो फिर उसको समझ अंडरस्टैंड करने में चीज़ों को टाइम। अच्छा सर, ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं इनका भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना कंसिस्टेंट पॉलिसी में, बिकॉज जब भी कोई नया ब्यूरोक्रेट आता है सीट पे तो वो एक जो सेक्रेटेरिएट में एक ख़ास स्पेसिफिक ग्रुप होता है हर डिपार्टमेंट में टेक्नोक्रेट्स का, वही पुरानी प्रेजेंटेशन निकाल के वो पेश की जाती है और फिर ज़ीरो से स्टार्ट हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये जो टेक्नोक्रेट है, फॉर इंस्टेंस अगर हम लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें जो डायरेक्टर जनरल्स हैं, ये सबसे अहम पोजीशन है। पॉलिसी को लेके जाना और जो ट्रूथ है, जो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये क्योंकि उनकी सारी लाइफ उस डिपार्टमेंट में गुजरी है, उनकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उनकी स्पेशलाइजेशन वो है, तो वो एक अगर पॉलिसी है तो उसको अगर लेके जाना है तो ये टेक्नोक्रेट का काम है। ये नहीं जी कि वो देखें जी कि सेक्रेटरी क्या चाहता है, इस तरह नहीं, सेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है और वो पॉलिसीज़ इन्हीं की बनाई होती है ना, इनकी जो इनपुट है। लेकिन लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट में एक जो बड़ी अच्छी बात है, उनको यूनिवर्सिटी ने बड़ी सपोर्ट दी, जितनी पॉलिसी डेवलपमेंट में और टेक्निकली, और ये एक बड़ी अच्छी सिनर्जी रही कि यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट दे वर्क टुगेदर। ये सिनर्जी वो तरीकी 4 साल में रही? हाँ नहीं, बिल्कुल वो भी रही, लेकिन शुरू से भी मेरे भी जिन सेक्रेटरी साहबान से वास्ता रहा, उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को ऑन बोर्ड रखा कंसल्टेशन में, कि जो भी चैलेंजेस आते थे पॉलिसीज़ में, प्रोजेक्ट में, तो वो यूनिवर्सिटी की टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट को रही और अभी भी है और रहेगी। अच्छा सर, ये हम ज़रा थोड़ा संजीदा और डीप पे चले गए, वापस आते हैं ईद पे। तो अमेरिका आप गए, PhD की, अमेरिका की रंगीनियाँ देखी। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब पाकिस्तानी अमेरिका जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो फिर हुक्के वाले बंदे ढूंढ ही लेते हैं, और वो फिर अपना एक जो पंजाबी ग्रुप है वो बन जाता है, और वो जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो धोती छोड़ के जाते हैं, तो वापस आके धोती पहनते हैं। तो आपकी ज़िंदगी पे कोई असर डाला अमेरिका ने या नहीं? जी, मैं जब USA जाने लगा ना, तो मेरे फादर के एक दोस्त थे, वो उनकी भी PhD वगैरह उधर से करके आए थे। उन्होंने कहा कि तुमने PhD तो करनी, पढ़ना तो है, ये तो मुझे पता है, लेकिन अमेरिका देखना है, उसका कल्चर, उसका, और उनकी जो वो एडवाइस थी ना, वो बड़ी काम आई। तो उसमें फिर मेरी जो अपने सुपरवाइज़र से ये कमिटमेंट थी कि जी हर साल 1 माह मैंने इधर नहीं होना। तो नॉर्थ अमेरिका सारा ट्रैवलिंग की, इवन अप टू हवाई, और यू नेम द प्लेस इन नॉर्थ अमेरिका, क्यूबेक सिटी से और इधर ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा, अमेरिका, तो वो ट्रैवलिंग भी की, दोस्त भी बने। अभी तक उनके साथ प्रोफेशनल और दूसरी कोलैबोरेशंस भी चल रही हैं, तो काम भी बड़ा किया। काम तो आपको पता है कि उधर जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वो हार्ड वर्क के अलावा जो ट्रेनिंग है ना, वो बहुत अच्छी है उधर की। जो आपका सुपरवाइज़र है, इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन वो क्लास के अंदर या ग्रेड के अंदर वो नहीं आपको पहचानता कि ये कौन है। वो रगड़ा भी देते हैं, लेकिन उनकी फैमिली के साथ, सबके साथ आपकी वो गपशप, पिकनिक, सारी चीज़ थी। लेकिन उधर जो काम करने का एक वो जो ट्रेनिंग थी ना, उसने आगे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, और अमेरिका सारा देखा। तो अमेरिका नाइट क्लब से बार ही देखा है या कभी क्लब में भी जाने का था? अच्छा, सारा दिन देखा है। अच्छा सर, अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटी में। आप वाइस चांसलर रहे वेटनरी यूनिवर्सिटी में, एक पहला टेन्योर गुजरा, फिर दूसरा टेन्योर गुजरा,
दोनों टेन्योर में ज़्यादा आपने कहाँ एंजॉय किया, और ये जो आपने अपना दूसरे टेन्योर पे आए तो ये क्या ख़ास वजह थी दूसरे टेन्योर पे आने की, क्योंकि नॉर्मली बंदा एक दफ़ा थक नहीं जाता? ये देखें जी, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, मैं आप इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊँ कि मैं जब पीएचडी करके आया ना तो वी वर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। जब पीएचडी में करके आया तो एनिमल न्यूट्रिशन में हम 3 पीएचडी थे। हमने एकेडमिक काउंसिल को कहा जी कि हमने पीएचडी शुरू करानी है। वो एकेडमिक काउंसिल फैसलाबाद हुई, उन्होंने ना बड़ी बहस बूस के बाद ना कमेटी बना दी कि जी वो कमेटी में एक साहब थे जो उधर के कंट्रोलर एग्ज़ाम थे एंड वेरी नाइस पर्सन। मैं बाद में उनको मिला, मैंने कहा जी ये आपको कमेटी बनाई है? कहता जी कमेटी तो इस तो बनाई सी कि पीएचडी लाहौर नहीं शुरू होने देनी। मैं कहा जी ये थोड़ी रहेगी ना तो लाहौर किसी दिन अलहदा यूनिवर्सिटी बन जाएगी। और हकीकत ये है कि ये जो वेटरनरी कॉलेज अपग्रेड हुआ ना तो इसमें जो हमारी डिप्राइवेशंस थी ना बहुत ज़्यादा है, और वो जो हमारी कोर एक टीम थी ना तो हमने ये तैयार किया था कि इसको हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आगे लेके जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब 2020 की जो रीसेंट टाइम्स हायर एजुकेशन की इम्पैक्ट रैंकिंग देखते हैं उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज पाकिस्तान में नंबर 1 पे है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नंबर 4 पे है। तो वो एक स्पिरिट के साथ बनी है। बिलीव यू मी कि जी जब ये अपग्रेड हो रही थी सारी रात हम उधर बैठे होते थे, ना कोई कंप्यूटर्स होते थे ना कोई स्टाफ था। मुझे याद है कि वो उस वक्त प्रेजेंटेशंस होनी तो मेरा वो क्लास फेलो थे मुस्तफ़ा कमाल, उससे 6 माह के लिए लैपटॉप उधारा लेके आया। वही यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक लैपटॉप था। और उसके बाद जब हमने पोजीशंस एडवर्टाइज़ की तो सैकड़ों आ गए। उसको फिर हमने सारा स्टाफ उसमें, लेबॉर्ट्री स्टाफ उसमें, लेक्चरर, सारे एज ए टीम हमने काम किया एक स्पिरिट के साथ। तो जो आपने कहा ना जी कि वो इसमें गैप्स इतने थे। मेरे जो सबसे पहले वाइस चांसलर थे उन्हें तो वो बिलो ग्राउंड से ग्राउंड वो लाते टाइम मिल गया। जब ये यूनिवर्सिटी कॉलेज अपग्रेड हुआ है तो उस वक्त एक हमारे सीनियर वेटनेरियन थे, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, यकूब भट्टी साहब, उन्होंने एक लेटर टू एडिटर लिखा था सिंकिंग शिप कि ये कॉलेज की एक हिस्ट्री थी, एक ग्लोरी थी और अब ये सिंक हो रहा है। और वो लेटर पढ़ के जनरल खालिद मकबूल ने विज़िट किया और फिर इसको अपग्रेड किया। इसकी बुरी हालत थी, आपने वो वक़्त नहीं देखा तो हॉरेबल थी। एक दफ़ा कॉलेज में हम बजट के ये हालात थे कि एक दफ़ा वो बिजली का बिल जमा नहीं कराया, वो बिजली काट गए और 1 माह कॉलेज की बिजली बंद रही और हमने छुट्टियां कर दी। तो उस हालात से फिर हमने एक स्पिरिट के साथ के इसको लेके जाना है। फिर इसके बाद आई वाज 3rd वाइस चांसलर। तो वो जो पहले मेरे सीनियर्स थे उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन जो रियल एक्सपेंशन हुई फिर वो आई वाज लकी कि जी हमें बजट भी मिला और उस वक्त फिर हमने इस वक्त 79 डिग्री प्रोग्राम उधर है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब आप एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपका कंपोनेंट है वहाँ पे वेटनरी जो एकेडमी है उसकी थोड़ा कॉन्सेप्ट बताइएगा आप ब्रीफली। डॉक्टर साहब, आप यू आर ए वेरी गुड प्रोफेशनल। आप पीएचडी करके आए हैं, बेशक आप यूएसए से पीएचडी करके आए हैं, आपको हमने असिस्टेंट प्रोफेसर रख लिया, लेकिन आप अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, अच्छे टीचर नहीं हो सकते। टीचिंग जो है इसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक अपना आर्ट है, एक अपनी उसकी। तो हमने ये चीज़ें देखी कि हमारे पास बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स आए, लेकिन वो क्लासरूम में जाने की उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। फिर हमने देखा कि दुनिया के कर रही है,
तो हमने देखा कि रॉयल वेटरनरी कॉलेज लंदन में दे ऑफर ए प्रोग्राम मास्टर्स इन वेटरनरी एजुकेशन कि वेटरनेरियन को पढ़ाना कैसे है। फिर हमने गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लिया, ये वेटरनरी एकेडमी बनाई और 13 अपने टॉप के जो यंगस्टर्स थे, दे वर ऑल PhDs, उनको इनरोल कराया रॉयल वेटरनरी कॉलेज से। अब वो उनका दूसरा साल है, दे विल बी गेटिंग डिग्री वहाँ से एंड दे विल बी द मास्टर ट्रेनर्स। और आगे जितने टीचर्स हमने ये PVMC से भी रिक्वेस्ट की है या जितने भी हमारे पंजाब में, वो यहाँ ट्रेनिंग करके वो टीचिंग में प्री जॉब ट्रेनिंग। और यही हमने आके इधर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में गवर्नमेंट से मैंने प्रोजेक्ट अभी सबमिट किया है, एकेडमी ऑफ हायर लर्निंग की। वो 1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, अल्लाह करे उसकी फंडिंग हो जाए तो उधर भी टीचर्स ट्रेनिंग जो है ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक आपका और बड़ा अच्छा वो मैंने विज़िट किया था CLC जो पत्तों में है, जो कॉम्प्लेक्स आपने बनाया है। हाँ जी, वो भी, उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। वो ये था जी कि अभी जैसे आपने देखा कि जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है ये अपने सेक्टर में जैसे फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी, लेकिन उसमें वो जो पाकिस्तान की टॉप लैब्स होनी चाहिए जहाँ वो सारे मसाइल का हल दे सकें। तो अभी आपने देखा, हमने वो एक कांगो का प्रॉब्लम आया तो हमारे पास कोई लैब नहीं थी जी कि जिसमें हम वो उसको हैंडल कर सकें। तो फिर ये BSL लेवल 3 लैब का लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया, अभी वो लकीली तैयार हुई और कोविड-19 के अब सारे टेस्ट हो रहे हैं। इसी तरह जो वो CLC है, सेंट्रल लेबॉर्ट्री कम्प्लेक्स, उसमें कंप्लीट एनालिसिस फूड का, जीनोमिक्स की लैब, फिर उसमें ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की, न्यूट्रिशन की, मीट की, जितनी वेटनरी से रिलेटेड 8 लैब्स हैं टॉप ऑफ द टॉप पाकिस्तान में। जो एनालिसिस या जो रिसर्च है उसकी वो उधर डेवलप की, उस स्टाफ की ट्रेनिंग कराई और वो उसकी डिज़ाइनिंग भी सारी फैकल्टी ने बैठ के जी के कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, और फिर उसको इंडस्ट्री के साथ लिंक किया कि जी आप सैम्पल्स भेजें। कमर्शियल तरीके से फूड इंडस्ट्री भी कर रही है और डेयरी इंडस्ट्री और पोल्ट्री इंडस्ट्री, डिजीज़ डायग्नोस्टिक की भी सारी लैब्स। तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैब्स जो खुदा न खास्ता कोई भी डिज़ीज़, कोई भी ऐसा इशू जैसे अब आया तो वेटनरी यूनिवर्सिटी को में ऐसी वो फैसिलिटी होनी चाहिए। अच्छा सर, ये आप जब यूनिवर्सिटी से रिटायर होते हैं तो लोग समझ रहे होते हैं कि अब पाशा साहब शायद घर पे रेस्ट करें, तो आप वो छुपे रुस्तम निकलते हैं और एकदम से पता चलता है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में चले गए। तो ये कोई मुनज़्ज़म मंसूबा था या कोई हादसाती तौर पे हुआ? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने भी सवाल कर लिया। मुझे कोई पता नहीं था कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की कोई पोजीशन भी एडवर्टाइज हुई है। अच्छा। मुझे मेरे एक सीनियर कोलीग है, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की पोजीशन है और आप उधर अप्लाई करें। मैंने कहा जी कि मैंने उधर, कहते नहीं आप अप्लाई करें। मैंने अपने एक PhD स्टूडेंट उसको कहा जी आप एप्लीकेशन फिल करो। वो फिल कर रहा था, उसने कहा जी कि इसमें तो 2 यूनिवर्सिटियों का फॉर्म है, इसमें तो एजुकेशन यूनिवर्सिटी का भी है। मैंने कहा नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को टिक करना है। वो कहता है जी लाहौर। तो वो कहता है जी इसको भी टिक कर देते हैं, कोई हर्ज तो नहीं है, टिक ही करना। मैं कहा चलो कर दो। तो ये अल्लाह ताला का एक ख़ास इनाम है कि उन्होंने इसमें कोई जो वो मुनज़्ज़म वाली बात नहीं है, नहीं एफर्ट नहीं, सर्च कमेटी के आगे पेश हुआ, उन्होंने इंटरव्यू किया और अल्लाह ताला ने ख़ास अनायत है कि उन्होंने ये मौका दिया सर्व करने का और ट्राई आवर बेस्ट के जी उधर भी अपना कोई। तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? एक सारी ज़िंदगी आपने प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में गुजारी, वहाँ पे एक आपका लिमिटेड जो वो होते हैं, लोग भी लिमिटेड होते हैं, आपका स्कोप ऑफ वर्क भी लिमिटेड होता है। तो ये जनरल यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा? जनरल यूनिवर्सिटी में जी एक तो जो अच्छी बात है कि फैकल्टी इज़ वेरी गुड, लेकिन उसमें फैकल्टी कम है। अभी जब मैं वेटनरी यूनिवर्सिटी में था तो 30+ प्रोफेसर थे। इधर बड़ी यूनिवर्सिटी है लेकिन 2 प्रोफेसर थे।
अभी वो हायरिंग शुरू की, 2 से 6 हो गए हैं। इन्हीं ये जो लॉकडाउन में हमने ऑनलाइन इंटरव्यू करके 93 असिस्टेंट प्रोफेसर हायर किए हैं। तो उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं जी कि जितनी क्वालिफाइड अच्छी फैकल्टी और आएगी तो उसका रिसर्च का कल्चर और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन उसमें जैसा सारे डिसिप्लिन हैं एजुकेशन के अलावा, उसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी, आईटी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और रिसर्च का काफ़ी स्कोप है। कैंपसेस काफ़ी हैं। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि जी उधर आके पता चला कि इससे वेरी बिग यूनिवर्सिटी और इसमें और ज़्यादा पोटेंशियल है काम करने, ग्रोथ का। हाँ जी, सही। एक सर आपका और था जो बफलो कांग्रेस पाकिस्तान में हुई 2006 में और फिर दोबारा हुई कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये थोड़ा बताइएगा कि ये कैसे पाकिस्तान में रह के आपने गोरों से ताल्लुकात बनाते हैं और इंटरनेट और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए कि फ़ेसबुक पे सिर्फ वो कमेंट्स ही ना रहें कि आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशन भी डेवलप हो और फिर आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें नेशनली। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी अच्छी जो लाइवस्टॉक ब्रीड से ये यहाँ मौजूद है, जैसे हमारी बफलो है, नीली रावी, साहिवाल कैटल है, बीतल गोट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी वो मार्केटिंग वगैरह नहीं थी। तो 2005 में चाइना में एक एशियन बफलो कॉन्फ्रेंस हुई और ना हमारे साइंटिस्ट वहाँ इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करते थे। तो मैंने उधर पेपर भेजा, वो एक्सेप्ट हो गया और मैंने उधर हमने पेपर प्रेजेंट किया और उनको देवर सरप्राइज़ के जी ये पोटेंशियल है। तो उसके साथ साथ उधर उनकी जो कोर टीम थी, उधर डिस्कशन होनी जी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ होनी है। मैंने कहा जी हम कराएंगे। अच्छा, मैंने उधर विदाउट आस्किंग माई वाइस चांसलर, उस वक्त वो थे हमारे मंजूर साहब वाइस चांसलर थे, मैं उधर उनकी लॉबिंग शॉबिंग हुई, इलेक्शन हुआ, आई वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट और डिसाइड कर दिया जी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस इधर होगी। अच्छा, और उस वक्त फिर मंजूर साहब के बाद नवाज साहब आ गए, तो फिर हमने गवर्नमेंट से लॉबिंग शुरू की और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग ली। तो ये अपने कंट्री का जो वेल्थ है इसको प्रोपेगेट करना, एक्सपोज करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और वो ऐसे होता है कि आप ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में जाएं या ऐसी कॉन्फ्रेंसेस आप करवाएं, लोग बाहर से आएँ। और आपके सामने जो हमने एशियन बफलो कॉन्फ्रेंस करवाई या जो लास्ट ईयर इंटरनेशनल बफलो कॉन्फ्रेंस करवाई, कहाँ से लोग आए। और उसके पहले भी यहाँ से फिर मलेशिया ने इंपोर्ट की बफलो, सीमन यहाँ से गया। अभी भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड। जो चाइना से वो आए हुए थे वो अभी भी इन टच हैं, दे आर इंटरेस्टेड टू इम्पोर्ट जेनेटिक्स यहाँ से। फिर हमने जॉइंट रिसर्च सेंटर बनाया, वेटनरी यूनिवर्सिटी, बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट और गुआंजी बफलो रिसर्च। और अभी जो पतोकी में लैब बनी है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जी यहाँ से ये एम्ब्रियोज तैयार करेंगे। चाइनीज़ इधर आगे ट्रेनिंग दे के गए हैं और कुछ एम्ब्रियो वो उधर लेके जाएंगे, कुछ इधर यूज़ होंगे। तो ये इंटरनेशनल, जब आप बाहर जाते हैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और अपना काम प्रेजेंट करते हैं, तो फिर ये आपके प्रोफेशनल लिंक्स बनते हैं। और ये उसके पीछे फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट होती है। तो यूनिवर्सिटी की सपोर्ट थी, लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट ने, और इनकी जो करंट लीडरशिप है, हमारे मिनिस्टर लाइवस्टॉक है, उसकी ओवरवेलमिंग सपोर्ट थी। जितने साइंटिस्ट आए उनको उन्होंने लुक आफ्टर भी किया और आगे जो कोलैबोरेशन है ख़ासतौर पे जो चाइना के साथ है वो हमारी इस्टेब्लिश हो गई है। अच्छा सर, ये ईद का मौका है, तो जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली एजुकेशन की फील्ड में और वेटनरी एजुकेशन की फील्ड में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो वेटनरी फील्ड के लोग हैं जी, उनको तो ये मैसेज है कि
देयर ऑलवेज रूम एट द टॉप, वो हमेशा खाली होती है। तो हमारे लकीली जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो बड़े हाई मेरिट के होते हैं, एंड दे शुड नॉट सेटल कि जी दे शुड नॉट सेटल कि दे शुड सी व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ इन पाकिस्तान, इन दिस रीजन, इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। नॉर्थ अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, इधर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ। एक दफ़ा मैं दुबई गया तो सुबह सुबह रश था, होटल में टैक्सी ना मिली बाहर, तो वो एक मेरा स्टूडेंट आ गया, उन्होंने कहा सर आप, मैं क्या आप किधर हो, कहता जी मैं क्या टैक्सी नहीं मिल रही, कहता आप फिक्र ना करें कोई ना कोई स्टूडेंट आ जाएगा। एग्जैक्टली 10 मिनट बाद एक बच्चा आया, उसने कहा जी ये वेटरनरी कॉलेज का आपसे पढ़ा हुआ है, चलो इसको छोड़ के आओ। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि जी आप क्या करना चाहते हैं। बाकी जो हमारे जनरल ग्रेजुएट्स हैं उसके लिए भी जो ट्रेड्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मांगती है ना जी, वो कमिटमेंट है, वो ऑनेस्टी है, वो डेडिकेशन है। अगर ये आप ओनरशिप के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो सक्सेस आपके साथ है। वो हम बहुत जल्दी ना करें कि जी उधर से सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिल गई, उधर चला जाएं, उधर चले जाएं। थोड़ा अपना और काम वो करें जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। ईद की मुनासबत से अगर आप कोई मैसेज देना चाहें? ईद की मुनासबत से जी कि एक तो ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट ईद है, इसमें बस अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे जी कि इन हालात से हमें बहुत जल्द निकालें, और हम जिस तरह के मिलने गिलने वाले लोग हैं, इकट्ठे बैठने वाले हैं, वो एनवायरनमेंट हमारी वापस आए और हम खुशियाँ बांटें एक दूसरे के साथ और एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का ईद का स्पेशल प्रोग्राम। आपने यकीनन इसका पहला सेगमेंट भी देखा और दूसरे सेगमेंट में भी हमने कोशिश की कि प्रोफेसर तलत नसीर पाशा साहब की जो ज़िंदगी के जो प्रोफेशनल लाइफ के मुख्तलिफ पहलू हैं उन पर बात हो सके। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। पाशा साहब की जो अचीवमेंट्स है उस पर एक हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट भी है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसमें आप इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ की जो अचीवमेंट्स हैं उनको अगर आप स्टडी करना चाहें तो वो आप उस डॉक्यूमेंट से गो थ्रू हो सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच।